तो आज हम ये देखेंगे कि एथिक्स का रिसर्च में क्या रोल है। हमने कुछ चीजें कल भी पढ़ी और अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। कहता है ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड टू ट्रैक एंड अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ये जो हमने एथिक्स के ऊपर बात की है। द प्राइमरी एथिकल डाटा माइनिंग इशू इज साइबर स्पेस, उसकी प्राइवेसी और उसकी कंसेंट। प्राइवेसी एंड कंसेंट का क्या मतलब है कि जब आप डेटा इकट्ठा करें रिस्पोंडेंट से, तो इन चीज़ों की उसकी कंसेंट लेना, उसकी जो है वो डाटा विल बी यूज फॉर रिसर्च पर्पज ओनली, तो ये एथिकल इश्यूज है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। कहता है स्मार्ट कार्ड्स दैट कंटेन्ड embedded personal information can be matched to purchase और एम्प्लॉयमेंट और अदर बिहेवियर डाटा। जो स्मार्ट कार्ड्स हैं, इन्हीं की मदद से आप उसके कंज्यूमर के बिहेवियर को देख सकते हैं, उसके परचेज डाटा को, उसके एम्प्लॉयमेंट को अंदाजा होता है ना। उसी कार्ड को तो वो यूज करके पे करता है जो आपकी आज आज मॉडर्न मार्केट है उसमें। तो उससे उसका बिहेवियर पैटर्न पता चल सकता है उस डाटे से। Use of such cards offer the researcher implied consent to participate the surveillance. Surveillance का मतलब ये है कि कोई भी जो सर्वे किया जा रहा होता है, कोई भी जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा होता है, तो वो उसकी एम्प्लॉयड कंसेंट बता देता है, यानी उसकी रजामंदी कि मैं इसके लिए पार्टिसिपेट करूंगा इस सर्वेलेंस में। स्मार्ट कार्ड्स आर commonly used by grocers, retailers, wholesalers, medical and legal service providers, schools, government agencies and so on. ठीक है, अब तो बल्कि पाकिस्तान में भी वो एक हेल्थ कार्ड का कोई आप लोगों ने नाम सुना हुआ है? हेल्थ कार्ड जो यस दिए सर। जाते हैं, तो ये बेसिकली पाकिस्तान में तो अभी कम है, बट नॉर्मली ये यूज किए जाते हैं ग्रॉसर, रिटेलर, होलसेलर, मतलब इन सब लोग। In most cases, participants provide the personal information requested by enrollment procedures. कहता है ज्यादातर केसेस में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है, नाम, एज वगैरह, जेंडर वगैरह। ठीक है। इन अदर एनरोलमेंट इज मैंडेटरी। अच्छा, कुछ में एनरोलमेंट उनकी जरूरी होती है, जैसे कहता है such as when smart cards are used to track convicted criminals in correctional facilities or those attending certain schools. correctional facilities क्या है? किसी, जैसे वो कहते हैं ना कि राह रास्त पे लाना। ठीक है जी, तो वो कोई क्रिमिनल्स हैं या इस तरह के केसेस हैं, उनमें जो है एनरोलमेंट जरूरी होती है ताकि उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी जा सके। In some cases, mandatory sharing of information is for personal welfare and safety, such as when you admit yourself for medical procedure. Sometimes आप अपना पर्सनल डाटा दे देते हैं ताकि वो क्या हो, आपकी सेफ्टी, आपकी अपनी वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है और दूसरे पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आपकी एज क्या थी, आपका वेट कितना था, नॉर्मली जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, इन अदर केसेस एनरोलमेंट इज फॉर मॉनिटरी बेनिफिट। समटाइम्स मॉनिटरी बेनिफिट्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। द बॉटम लाइन इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन गेन्स अ मेजर बेनिफिट। क्या है कि जब भी डाटा इकट्ठा किया जाता है, चाहे आप एनरोलमेंट करवाएं, एनरोलमेंट ना करवाएं, जस्ट उनसे मेन की वो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ले लें, नेम, एज वगैरह, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसको कस्टमर्स के ट्रेंड पता चल जाते हैं कि कस्टमर अपने स्मार्ट कार्ड से क्या चीजें खरीद रहे हैं, क्या ज्यादातर लेता है, कब कब शॉपिंग करता है। तो उस हवाले से वो अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। द पोटेंशियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेटिटिव एडवांटेज, ये भी इनको होता है, कंपेटिटिव एडवांटेज भी हासिल होता है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट भी होती है। फिर कहता है जनरल, रूज को ऐड रूज को भी ऐड करना है। रूज शो, हाँ हो रही है, अब शो हो रही है, अभी हो जाती है बेटा ऐड। अच्छा, फिर क्या कहता है जी, द बॉटम लाइन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन गेन्स मेजर बेनिफिट। वो बेनिफिट किस तरह हो सकता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कस्टमर्स भी हो सकता है और एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी हो सकता है
कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? जो अपने मिलती जुलती फर्म्स हैं, मिलते जुलते बिजनेसेस हैं, उनकी निस्बत आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर कहता है कि जनरल प्राइवेसी लॉज मे नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द अनसस्पेक्टिंग इन द साइबर स्पेस realm ऑफ द डाटा कलेक्शन। क्या कहता है कि ये कैमरा शायद ऑन हुआ था किसी का, तो वो थोड़ा कैमरा बेशक ना भी ऑन करें ताकि आप अपने उसमें जनरल अपने कंफर्ट जोन में बैठ के इसको देखें। अच्छा, तो जनरल प्राइवेसी लॉज में नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द अनसस्पेक्टिंग इन द साइबर स्पेस realm ऑफ द डाटा कलेक्शन। साइबर स्पेस realm ऑफ डाटा कलेक्शन, साइबर स्पेस realm ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब है कि ये जो एज है इसमें पेपर्स की बजाय ज्यादातर डाटा ऑनलाइन लिया जाता है या साइबर स्पेस के लिया जाता है या इंटरनेट के थ्रू लिया जाता है। तो वो आम जो प्राइवेसी लॉज हैं वहां पे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन किसी का डाटा आप उसको मिस यूज भी कर सकते हो। तो वो एक उस पर एक रिजर्वेशन बता रहा है, एक इशू बता रहा है। कहता है 50 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज स्टार्टेड द न्यू सेंचुरी बाय पासिंग यूरोपियन कमीशन डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव। ये इन्होंने एक लॉ पास किया, बेसिकली उसकी बात हो रही है, डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव, ताकि ऑनलाइन जो है वो कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का डाटा उसको मिसयूज ना किया जा सके साइबर स्पेस। कहता है अंडर स्टार्टेड द न्यू सेंचुरी बाय पासिंग द यूरोपियन कमीशन डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव। अच्छा, ये तो हमने देख लिया ना, वो 15 मुल्कों ने जो एक लॉ पास किया। कहता है अंडर दिस डायरेक्टिव, इस जो हदायतनामा है इस लॉ के मुताबिक, commissioners can prosecute companies and block websites that fail to live up its strict privacy standard। जो जो कमिश्नर है, कमिश्नर से मुराद ये है कि वहां पे एक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे सेटअप इस तरह का होता है, जैसे यहाँ पे भी वहां पे जो कमिश्नर्स हैं वो किसी भी कंपनी को, किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं कि अगर वो स्ट्रिक्ट वो स्टैंडर्ड्स को, प्राइवेसी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा। फिर द डायरेक्टिव prohibits the transmission of names, address, ethnicity and other personal information to any country that fails to provide adequate data protection। और वो अपने कस्टमर्स का, लोगों का डाटा शेयर नहीं करते उन कंट्रीज में जहां पे उनको इस चीज का अंदाजा हो कि एथिकली डाटे के साथ मिसयूज किया जा सकता है या एथिकली उसको यूज नहीं किया जा सकता, उसको अनएथिकली यूज किया जा सकता है। This includes direct mail list, hotel and travel reservations, medical and work records, orders for products and so on। यानी इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? आप मेल लिस्ट हो गई, ठीक है, इनसे डाटा, फिर होटल एंड ट्रेवल रिजर्वेशंस को लोग आते हैं जाते हैं, इधर से डाटा मिल जाता है। मेडिकल एंड वर्क रिकॉर्ड को हॉस्पिटल में आते जाते हैं उधर से रिकॉर्ड मिल जाता है। वर्क रिकॉर्ड जहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट है। ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट्स, वो कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे डेटे का पता चल जाता है, डाटा कंज्यूमर का लिया जा सकता है। ठीक है जी। यूएस इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हैव resisted regulation of data flow, but European Union insists that it is a right of citizen to find out what information is in a database and correct any mistakes. Few US companies would willing to offer such access due to high cost। कह रहा है कि यूएस वाले जो हैं वो तो अपना डाटा अमूमन शेयर नहीं करते, ठीक है जी, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने इसके कंट्ररी उनका मौकफ है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये सिटीजन्स का राइट है कि वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें, एनी इंफॉर्मेशन दे लाइक ऑन द इंटरनेट। लेकिन यूएस एथिकल लॉज क्या कहते हैं कि कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन वो उन ममालिक से शेयर नहीं करते जहां पे उनको इस चीज का हो कि वो प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाए। बात फॉलो कर रहे हैं जी? यस सर। अच्छे, आगे कहता है वेदर अंडरटेकिंग प्रोडक्ट, मार्केट, पर्सनल, फाइनेंशियल और अदर रिसर्च, अ स्पॉन्सर हैज द राइट टू रिसीव एथिकली कंडक्टेड रिसर्च।
स्पॉन्सर से मुराद क्या है? जो बंदा उस रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करवा रहा होता है, चाहे आपकी रिसर्च प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, आप किसी पर्सनल किसी इंसान से रिलेटेड है, फाइनेंशियली उसका कोई है, या कोई भी ऐसी रिसर्च है, स्पॉन्सर हैज द राइट टू रिसीव एथिकली कंडक्टेड रिसर्च। स्पॉन्सर क्या कहता है? ये उसका राइट है कि वो जो रिसर्च कंडक्ट हो वो एथिकली, अहलाकी तौर पे वो चीजें ना हो जो हमने ऊपर पढ़ी कि कंसेंट भी नहीं लिया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन मिसयूज हो रही है, ठीक है, या उससे डाटा वो लिया जा रहा है, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसका वो आंसर नहीं करना चाहता। तो ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि स्पॉन्सर चाहता है कि ऐसा ना हो। फिर क्या कहता है कि विद रिगार्ड्स टू कॉन्फिडेंशियलिटी सम स्पॉन्सर्स विश टू अंडरटेक रिसर्च विदाउट रिवीलिंग देमसेल्व्स। कुछ स्पॉन्सर ये भी करते हैं कि नाम रिवील ही ना किए जाए लोगों के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसर्च के अंदर। टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूड क्या है? स्पॉन्सर नॉन डिस्क्लोजर, कि स्पॉन्सर को ने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी। पर्पस नॉन डिस्क्लोजर, पर्पस भी ना बताया जाए। एंड फाइंडिंग्स नॉन डिस्क्लोजर, ये नॉर्मली होता नहीं है, पर्पस बताया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो तो उसमें भी रिसर्च का पर्पस बताया जाता है। फिर कंपनीज हैव अ राइट टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। ये भी कंपनीज का भी अपना राइट है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकते हैं, अपने आप को डिसोसिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्सर मिस डिस्क्लोजर। ये अगर आपको कोई इस तरह से एमसीक्यू आ जाता है, तो जब कंपनीज जो हैं वो अपने आप को किसी रिसर्च प्रोजेक्ट से अलहदा कर लेती हैं तो इसको स्पॉन्सर नॉन डिस्क्लोजर कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कहता है दिस इज ऑफन डन व्हेन कंपनी इज टेस्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू अवॉइड हैविंग कंपनीज करंट सर इमेज ये एक आर। दफा दोबारा बताएं। यहां से कंपनीज हैव राइट टू, जी। इसमें कहता है कि कंपनीज हैव अ राइट टू disassociate themselves from the sponsorship of research project। मुख्तलिफ कंपनीज भी रिसर्च कर रही होती है ना, कंज्यूमर्स पे, फाइनेंशियल डाटा पे, लोगों की परचेजिंग हैबिट्स पे। तो कंपनी का ये राइट है कि वो समटाइम्स उनके जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्पॉन्सर किए जाते हैं किसी और बॉडी से, बाहर से, ठीक है। तो वो जो रिसर्च कंपनीज होती है ना, प्रॉपर उनका काम ही सिर्फ रिसर्च करना होता है। फर्ज करें कि मैं सुपीरियर कॉलेज की एक ब्रांच चला रहा हूँ, तो मैं किसी रिसर्च कंपनी के पास जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि यार आप देखें कि स्टूडेंट जो वजीराबाद में हैं वो किन कॉलेजेस के बारे में अच्छी राय रखते हैं, कहाँ पे वो अपने बहन भाइयों को दाखिल करवाना चाहते हैं या खुद दाखिल होना चाहते हैं। तो ये रिसर्च मैंने एक किसी थर्ड कंपनी से करवाई, ठीक है, और उसको स्पॉन्सर तो जाहिर है मैं कर रहा हूँ ना, उसके पैसे तो मैं दूंगा, स्पॉन्सरशिप तो मैं करूंगा ना। समझ रहे हैं बात को? सर जैसे आजकल ब्लॉगर्स जो हैं वो पैसे लेकर पेड प्रमोशन नहीं करते, बिल्कुल है ऐसे, ये ये उसी भी तरह। हाँ। उसी की मिसाल आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक कह रही हैं बिल्कुल। तो वो अपने आप को उस रिसर्च से अलहदा भी कर सकते हैं कि भाई आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस रिसर्च या दिस सर्विस। तो इस प्रोसेस को स्पॉन्सर नॉन डिस्क्लोजर कहा जाता है। ठीक है जी। ये कब किया जाता है? दिस इज ऑफन डन व्हेन अ कंपनी, किस केस में? व्हेन अ कंपनी इज टेस्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया to avoid having company's current image or industry standing influence the potential customer। अभी वो एक टेस्ट कर रही है किसी न्यू प्रोडक्ट को, तो वो क्या करेगी, उसको अगर ये लगता है कि उसका इमेज खराब हो जाएगा या ये इस रिसर्च के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो वो डिसएसोसिएट कर लेगी अपने आप को उस रिसर्च प्रोजेक्ट से। ठीक है जी। is contemplating entering a new market
इज कंटेम्पलेटिंग का मतलब है जब वो कोशिश कर रही हो कि किसी नई जगह पे जाके एक और कंपनी बनाई जाए। कंटेम्पलेट का मतलब है ट्राई करना, गेस करना, अंदाजा वो लगा रही है कि हम नई मार्केट में जा सकते हैं। टू कीप फ्रॉम टिपिंग ऑफ competitors, and in such case it is the responsibility of researchers to devise a plan that safeguards the identity of sponsor. टू कीप फ्रॉम टिपिंग ऑफ कंपेटिटर यानी कंपेटिटर से नीचे जाने से बचने के लिए, कंपेटिटर के की निस्बत आप अपने आप को सेफ गार्ड रखते हैं ताकि आपका इमेज, आपकी वो चीज, आपकी रेपुटेशन कम ना हो। ठीक है जी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को टिपिंग ऑफ से बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर टू डिवाइस अ प्लान दैट सेफ गार्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ स्पॉन्सर। तो आप रिसर्चर से कहते हैं कि आपकी ये रिसर्च से मुझे हो सकता है उल्टा नुकसान हो, क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे हैं नई एक रिसर्च, तो आप मेरी आइडेंटिटी को सेफ गार्ड रखो, जो स्पॉन्सर है, जो पेरेंट कंपनी है, या मेरी आइडेंटिटी शो ना करो। क्यों? ताकि टिपिंग ऑफ कंपेटिटर से बचा जा सके, कंपेटिटर्स के मुकाबले में नीचे आने से बचा जा सके। बात फॉलो कर रहे हैं या मैं इसको मजीद वजाहत कर दूं? जी समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब पर्पस नॉन डिस्क्लोजर, एक तो था हमने ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ी स्पॉन्सर नॉन डिस्क्लोजर का। अब पर्पस नॉन डिस्क्लोजर क्या है जी? इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द पर्पस ऑफ स्टडी और इट्स डिटेल्स। पर्पस नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है कि स्टडी के पर्पस को सेफ गार्ड रखा जा सके। कहता है इवन इफ अ स्पॉन्सर फील नो नीड टू हाइड इट्स आइडेंटिटी और द स्टडीज पर्पस, मोस्ट स्पॉन्सर वांट द रिसर्च डेटा एंड फाइंडिंग टू बी कॉन्फिडेंशियल एट लीस्ट अंटिल द मैनेजमेंट डिसीजन इज मेड। कहता है कि वो अपनी रिसर्च की फाइंडिंग को ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स हैं वो शो नहीं करना चाहते जब तक के को मैनेजमेंट का डिसीजन ना आ जाए उसको देख के। यानी मैनेजमेंट को आपने रिजल्ट दिखाए, अगर वो उसको उससे एग्री करती है, इफ मैनेजमेंट इज हैप्पी विद द रिजल्ट्स, तब आप उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, यानी तब आप उसको शो कर देते हैं, अदरवाइज आप नहीं। The sponsor usually demands and receive finding non-disclosure between themselves or their researchers and any interested but unapproved parties. तो वो क्या कर सकता है स्पॉन्सर? नॉर्मली क्या करता है, डिमांड एंड रिसीव फाइंडिंग नॉन डिस्क्लोजर, वो फाइंडिंग नॉन डिस्क्लोजर को रिसीव कर लेता है, यानी इसके ऊपर साइन हुए होते हैं कि हम फाइंडिंग्स को नॉन डिस्क्लोजर करेंगे, यानी उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऑनलाइन पब्लिश नहीं करेंगे, जनरल पब्लिक तक नहीं लेके जाएंगे। वो किस में रहता है? बिटवीन देम सेल्स, वो जो मेन लोग हैं उन्हीं में, या रिसर्चर्स के दरमियान ही, या कोई इंटरेस्टेड ग्रुप है जो अनअप्रूव्ड पार्टी है। अनअप्रूव्ड मीन जो आपके कंपेटिटर नहीं है या जिनसे आपका बिजनेस मिलता जुलता नहीं है। जैसे एक सोप इंडस्ट्री है, एक सोप बनाने वाली फैक्ट्री है, और एक सुपीरियर कॉलेज है, तो इन दोनों की रिसर्चेज का कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना आपस में। सुपीरियर कॉलेज में अगर तादाद लोगों की कम हो जाए तो सोप यूज करने वाले लोग तो नहीं कम होंगे ना, यानी उनका एक अपना वो है, एक तरीकेकार है। स्टूडेंट को अगर सुपीरियर कॉलेज के कंपेटिटर देखें तो पंजाब कॉलेज, एस्पायर, इनकी जो पार्टीज हैं ये अप्रूव्ड हैं, यानी उस फील्ड की हैं, अनअप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो समटाइम्स अनअप्रूव्ड पार्टी के साथ भी उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को शो किया जा सकता है, बाकी सबके डिस्क्लोज किया जा सकता है। बाकी आम लोगों के लिए वो नॉन डिस्क्लोजर होगा। कब? जब तक मैनेजमेंट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को? जी बात समझ आ रही यस है सर। चीजें? यस सर। अच्छा, फिर आगे कहता है विद रिगार्ड्स टू स्पॉन्सर रिसर्चर रिलेशनशिप। स्पॉन्सर और रिसर्चर, स्पॉन्सर वो जो कंपनी है, रिसर्चर जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है उससे पैसे ले रहा है। द ओब्लिगेशंस ऑफ मैनेजर्स इंक्लूड स्पेसिफाई देयर प्रॉब्लम्स एज डिसीजन चॉइसेस।
अच्छा, जो मैनेजर है उस कंपनी का, जो जिस कंपनी के लिए रिसर्च की जा रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, मैनेजर इंक्लूड स्पेसिफाई देयर प्रॉब्लम एज डिसीजन चॉइसेस, कि वो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर स्पेसिफाई किया जाए कि इन इन प्रॉब्लम पे रिसर्च हो रही है। फिर प्रोवाइड एडिक्वेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अगर रिसर्चर को कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी उसे दे। प्रोवाइड एक्सेस टू कंपनी इंफॉर्मेशन गेटकीपर्स, कंपनी इंफॉर्मेशन गेटकीपर्स ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास कंपनी की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड सारी बातें उन्हें पता होती हैं, तो वो रिसर्चर को बता सकते हैं अपनी रिसर्च शुरू करने से पहले। ठीक है, उसका पर्पस या प्रॉब्लम क्लियर कर दी, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी, कंपनी की और इंफॉर्मेशन गेट कीपर से ले ली। गेट कीपर से मुराद है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग हैं। द ऑब्लिगेशन ऑफ रिसर्चर इंक्लूड, अब रिसर्चर का क्या काम है, डेवलप अ क्रिएटिव रिसर्च डिजाइन दैट विल प्रोवाइड आंसर्स टू मैनेजर्स क्वेश्चन, जो मैनेजर ने रिसर्च क्वेश्चंस उठाए थे या प्रॉब्लम्स उठाई थी उनको एड्रेस करना किसका काम है जी, रिसर्चर का। प्रोवाइड डाटा एनालाइज इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम डिसीजन चॉइसेस स्पेसिफाइड, यानी ये इसका सारे का मतलब है कि डाटा एनालाइज भी करे, डाटा एनालिसिस भी करे। ठीक है, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं या जिसके बारे में हमने डिसीजन लेना है कंपनी ने, वो बड़ी स्पेसिफिकली डाटा एनालिसिस के बाद पता चलनी चाहिए कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या डिसीजन लेना है। फिर पॉइंट आउट लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां रह जाती हैं कि भाई हमारी रिसर्च सिर्फ वजीराबाद में है या सिर्फ गुजरांवाला जिले में है, इससे बाहर नहीं है, ये उसकी की लिमिटेशन है। ठीक है, मेक चॉइसेस बिटवीन व्हाट मैनेजर वांट एंड व्हाट रिसर्च थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड, और इस चीज का भी उसने ख्याल रखना है कि मेरा मैनेजर क्या चाह रहा है और मेरी रिसर्च किस तरह से, मेरी रिसर्च मुझे क्या रिजल्ट दे रही है। समटाइम्स मैनेजर कह रहा होता है कि हमारे नेक्स्ट मंथ एडमिशन बढ़ेंगे, रिसर्च कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम कम हो जाएंगे, तो ये दोनों में कंफ्लिक्ट आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया, तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना होता है। कि मेरा 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है ज़ुहरफ, आप इधर ही हो ना? जी भाई, ज़ुहरफ इधर ही है। तो सर आप वो लिंक शेयर कर दिया करें ग्रुप में। बेटे मैं दरअसल मेरा व्हाट्सएप उस पे लैपटॉप पे चल नहीं ना रहा, मेरा उस कैमरे का इशू हुआ है, तो व्हाट्सएप पता है स्कैन करके फिर डेस्कटॉप पे चलता है या लैपटॉप पे चलता है। यस सर। अगर मैं मोबाइल के ऊपर भी जूम है, लेकिन वो फिर मेरे लिए मोबाइल पे वो रीडिंग जी करना सर, मुश्किल हो जाता है। इधर ही हूँ। चलिए मैं बस थोड़ी देर में आपसे दोबारा लिंक शुरू शेयर कर देता हूँ, 7-8 मिनट में, क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा ना। अच्छा जी, ये अच्छा ताकि वो हमें हम वो भी रिसर्चर ने चॉइस करना है कि मैनेजर की क्या डिमांड्स हैं और रिसर्च क्या कह रही है, ये भी। फिर मैनेजर रिसर्चर कन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यू टू, अब मैनेजर एक बंदा है जो जो कंपनी को रन कर रहा है और रिसर्चर है जो कंपनी के लिए रिसर्च कर रहा है। इनमें कन्फ्लिक्ट कब हो सकते हैं, व्हेन नॉलेज गैप बिटवीन द रिसर्चर एंड द मैनेजर, जब उनमें नॉलेज का बड़ा गैप हो। फिर जॉब स्टेटस एंड इंटरनल पॉलिटिकल कोलेशंस टू प्रिजर्व द स्टेटस, जॉब स्टेटस एंड इंटरनल पॉलिटिकल, अगर वो एक ही जगह पे है, रिसर्चर भी उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, मैनेजर भी, तो वो क्या हो सकता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स या कुछ और कन्फ्लिक्ट्स, कोलेशंस का मतलब पॉलिटिकल कोलेशंस का मतलब है पॉलिटिकली लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट आ सकता है उनमें। फिर अननीडेड और इनएप्रोप्रिएट रिसर्च, रिसर्च ही इनएप्रोप्रिएट है, वो ठीक की ही नहीं गई। फिर द राइट टू क्वालिटी रिसर्च, और ये भी है कि क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो क्या होगा, मैनेजर रिसर्चर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। फिर
आगे क्या कहता है, मैनेजर्स हैव लिमिटेड एक्सपोजर टू रिसर्च एंड ऑफन हैव लिमिटेड फॉर्मल ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो मैनेजर्स हैं नॉर्मली उनको रिसर्च कंडक्ट करने की प्रैक्टिस नहीं होती, उनका लिमिटेड एक्सपोजर होता है, बड़ा कम एक्सपोजर होता है। Explosive growth in research technology has led to widening of this gap in expertise. Explosive growth in research technology का मतलब है क्योंकि अब रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है तो ये जो है ना इसको हैज लेड टू वाइडनिंग ऑफ दिस गैप इन एक्सपर्टीज। तो ये गैप मजीद वाइड हो गया है, मजीद बड़ा हो गया है, जो नॉलेज का गैप है किसमें, बिटवीन द मैनेजर एंड द रिसर्चर। फिर क्या कहता है जी, रिसर्चर चैलेंज अ मैनेजर इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग स्किल। रिसर्चर क्या करता है, मैनेजर जो डिसीजन मेकिंग करता है वो इंट्यूशन की बेस पे करता है, जबकि रिसर्चर्स क्या करता है वो फैक्ट एंड फिगर की बेस पे करता है। तो वो उसको चैलेंज करता है, कर सकता है, चैलेंज मीन उसे डिसएग्री कर सकता है। मैनेजर ने इंट्यूशन से अपना डिसीजन लिया, इंट्यूटिव डिसीजन मीन अपनी सोच से, अपनी गट फीलिंग से, अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, जबकि रिसर्चर उसे डिसएग्री कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है। मैनेजर्स फील requesting research is equivalent to indicating their decision making skills are lacking। मैनेजर क्या फील करते हैं कि अगर हम, अब ये फिक्रे थोड़े से मुश्किल है, मैनेजर फील रिक्वेस्टिंग रिसर्च इज इक्विवेलेंट टू इंडिकेटिंग देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर लैकिंग। कि अगर हम किसी को रिसर्च करने का बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्विवेलेंट टू इंडिकेटिंग, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर लैकिंग, कि मैनेजर में डिसीजन मेकिंग स्किल्स कम है। इस वजह से भी कंफ्लिक्ट आ जाता है। One research function to challenge old ideas as well as to challenge new ideas threatens insecure managers by inventing a critical evaluation of managers' ideas by others who may be seen as rivals। यानी कि ये क्या कह रहा है कि रिसर्च ओल्ड आइडियाज को भी चैलेंज करती है, ठीक है, न्यू आइडियाज को भी चैलेंज करती है। क्यों? रिसर्च फैक्ट एंड फिगर के ऊपर होती है। तो अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स नए आइडिया या ओल्ड आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो रिसर्चर क्या करेगा, उनको चैलेंज करेगा या वो कहेगा कि दीज आर रॉन्ग। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ट्रेंड बदल चुका है। इससे क्या है, ये थ्रेट कर देता है किसको, इनसिक्योर मैनेजर्स को। इनसिक्योर मैनेजर्स से मुराद वो मैनेजर्स हैं जो जिनके पास रिसर्च का अच्छा खासा नॉलेज है कि नहीं है। नहीं है, नहीं होता, ठीक है जी। सो न्यू आइडियाज थ्रेटन इनसिक्योर मैनेजर्स बाय इनवाइटिंग a critical evaluation of managers ideas by other who may be seen as rival। क्यों? उसको ये डर लगता है कि वो क्रिटिकली रिसर्च करने के बाद, जब रिसर्च हो जाएगी तो मेरे जो आइडियाज थे जो रिसर्च के रिजल्ट्स के खिलाफ थे, तो उन आइडियाज को जो मेरे कंपेटिटर हैं या जो मेरे राइवल हैं, ये राइवल भी कंपेटिटर को कहते हैं, उनको वो क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकता है, देख सकता है कि अच्छा इस मैनेजर में ये कमियां हैं। सबसे बड़ा एक चीज तो सामने आ जाती है कि उस मैनेजर को रिसर्च का अंदाजा ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा था कि रिजल्ट ये आएंगे लेकिन रिजल्ट तो उसके ऑपोजिट आ, तो उसके राइवल की नजर में उसकी इज्जत कम होगी या ज्यादा होगी उस मैनेजर की? कम हो जाएगी। क्यों? इसी वजह से वो थ्रेट होते हैं जो अनस्किल्ड मैनेजर हैं या who lack the knowledge of research या who do not have sufficient knowledge of research, वो इस चीज से घबराते हैं। ठीक है जी, ये चीजें आपने एज इट इज रट्टा नहीं लगानी, ये मैंने मुश्किल इसलिए उसकी बुक्स की टर्म्स यूज की हैं ताकि आपके माइंड में वो चीजें रिकॉल होती जाए आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपको अंदाजा होगा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ के स्पॉन्सर नॉन डिस्क्लोजर क्या है, पर्पस नॉन डिस्क्लोजर क्या है, फाइंडिंग नॉन डिस्क्लोजर क्या है। फाइंडिंग्स को मैं आम अल्फाज में अगर बताऊं तो फाइंडिंग नॉन डिस्क्लोजर क्या है कि रिसर्च की फाइंडिंग्स ना बताई जाए जब तक मैनेजमेंट का डिसीजन ना आ जाए। पर्पस नॉन डिस्क्लोजर क्या है कि रिसर्च का पर्पस ना बताया जाए। नॉन डिस्क्लोज का मतलब है किसी चीज को बता देना, वाजे कर देना, शो कर देना।
तो पर्पस को ना बताया जाए। स्पॉन्सर नॉन डिस्क्लोजर कि कौन बंदा रिसर्च के पैसे दे रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, कौन सी कंपनी है, उसको भी ना बताया जाए जब तक उसके रिजल्ट्स को अपने हक में ना कर लिया जाए, या उसके रिजल्ट अगर आपके खिलाफ हैं तो आप उन रिजल्ट को वैसे ही वो कर देते हो, नल एंड कर देते हो, ताकि वो शो ही नहीं करते। तो ये चीजें भी आपके माइंड में आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी। फिर कहता है research has inherent value only to the extent that it helps management make better decision। inherent value क्या, ये वर्डिंग पे आपने नहीं जाना, ये मैं भी वर्डिंग आपको बार बार सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एज इट इज रट्टा नहीं इन चीजों को लगाना, जिसको लगाना होगा वो भी बता दूंगा। कहता है रिसर्च हैज इनहेरेंट वैल्यू। इनहेरेंट वैल्यू होती है जो उसके अंदर बाय नेचर पाई जाती है। इसके अंदर एक बाय नेचर क्या चीज पाई जाती है, ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट हेल्प, किस हद तक ये इनहेरेंट वैल्यू है, इस हद तक कि ये अच्छे डिसीजन लेने में मदद करती है रिसर्च, और इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है, अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती है। नॉट ऑल डिसीजन रिक्वायर रिसर्च, सब डिसीजन में रिसर्च तो नहीं चाहिए होती ना। अब किसी ने शादी पे जाना है तो वो कोई लंबी चौड़ी रिसर्च तो नहीं करेगा कि आज क्या चल रहा है क्या नहीं, वो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में वो देख लेगा जी आजकल किस तरह के सूट चल रहे हैं तो जाके ले आएगा। तो सब डिसीजंस के लिए रिसर्च की जरूरत नहीं होती। डिसीजंस रिक्वायरिंग रिसर्च आर दोज दैट हैव पोटेंशियल फॉर हेल्पिंग मैनेजमेंट सेलेक्ट मोर एफिशिएंट, लेस रिस्की और मोर प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स दैट वुड अदरवाइज बी चूजन विदाउट रिसर्च। कि वो क्या करे कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि एफिशिएंट, लेस रिस्की और मोर प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर ले, जो कि रिसर्च के अलावा कहता है आप चूज कर भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए रिस्की हो सकता है वो एफिशिएंट डिसीजन ना हो। तो रिसर्च बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फिर एन इम्पॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशन फॉर रिसर्चर एंड स्पॉन्सर इज स्पॉन्सर्स राइट टू क्वालिटी रिसर्च। स्पॉन्सर्स राइट टू क्वालिटी का रिसर्च मतलब क्या है कि जो रिसर्चर है वो अपने स्पॉन्सर को अच्छी रिसर्च करके दे। समझ आ रही है?